हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की कीनीशियन अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से इन्होंने क्लासिकल्स को क्रिटिसाइज करते हुए अपनी एक नई थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था, क्या इस थ्योरी के बेसिक एजम्पशंस है, किस तरीके का इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है अपनी थ्योरी को, क्यों इनकी थ्योरी में रेट ऑफ इंटरेस्ट को इतना इंपॉर्टेंट माना गया है, इनकी सुपीरियॉरिटी हम लोग देखेंगे इनकी थ्योरी की ही क्लासिकल्स के या फिर कैम्ब्रिज इक्वेशंस से कैसे ये थ्योरी जो है वो बेहतर है। साथ ही साथ इस थ्योरी के भी कुछ क्रिटिसिज्म्स हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बाय कीन्स। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. देखो, इस थ्योरी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसी से हमें पता चलता है कि जो क्लासिकल थिंकर्स थे उन्होंने हमेशा ही फुल एम्प्लॉयमेंट को एक आप कह सकते हैं जनरल या नॉर्मल कंडीशन या अपना अजम्पशन मान करके ही अपनी थ्योरीज दी है। लेकिन कीन्स ने हमेशा से ही फुल एम्प्लॉयमेंट का जो है वो विरोध किया या फिर क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन या एक नेचुरल कंडीशन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही रेयर कंडीशन है। इसी को आगे ले जा करके इन्होंने बोला है कि जो आपने ये जो क्लासिकल से जैसे फिशर की जो ट्रांजैक्शन अप्रोच थी उसमें उन्होंने दिखाया था कि जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी ही जो है वो मार्केट में, जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी अगर किसी इकोनॉमी में बढ़ती है तो चीज़ों के प्राइसेस भी बढ़ेंगे और जो वैल्यू ऑफ मनी है वो गिर जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन भी दी थी ही जिसमें उन्होंने दिखाया था कि PT इज इक्वल टू MV। तो इसी तरीके से और भी कई सारे इकोनॉमिक थिंकर्स थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी, मगर कीन्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट रिलेशन आप इस्टेब्लिश कर दोगे कि क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ी तो ही प्राइसेस बढ़ेंगे या उतने ही प्रपोर्शन में प्राइसेस बढ़ेंगे, जितने में आपने मनी सप्लाई को बढ़ाया उतने में ही आपके प्राइसेस भी बढ़ गए उसी रेट से या उसी प्रपोर्शन में। ऐसा नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि मनी जो है वो न्यूट्रल नहीं है। अब यही सारी चीज़ें इन्होंने जो अपना बेसिस रखा अपनी थ्योरी का, उसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी के कुछ असम्पशंस दिए हुए। जैसे सबसे पहले ये थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले ही क्या दो कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि देखो फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो तो भाई नेचुरल कंडीशन तो नहीं है, वो रेयर कंडीशन है। तो इसलिए हम लोग इस जो ये थ्योरी है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो है वो आपका दिखाता है कि आपकी ही जो चीज़ें आपका क्वांटिटी ऑफ मनी अगर बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो अभी तक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर नहीं आया है। जब तक रिसोर्सेज आपकी अनएम्प्लॉयड रहेगी तब तक क्या इम्पैक्ट होता है क्वांटिटी ऑफ मनी के बढ़ने का। यानी एक चीज़ हम लोग देखेंगे, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ रही है, लेकिन ये है जब अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में है तब उसका प्राइस पे क्या इम्पैक्ट है या फिर आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट है। और दूसरा कंडीशन होगा जो हम लोग देखेंगे कि यार फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, अब इसके बाद क्या, इसके बाद भी अगर हम लोग क्वांटिटी ऑफ मनी को बढ़ाते तो उसका इम्पैक्ट प्राइसेस पर क्या होगा, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इन्होंने कुछ एजम्पशंस लिए, जैसे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इलास्टिक है और इनका जब तक अनएम्प्लॉयमेंट है तब तक ये जो है ये होमोजेनस है, परफेक्टली डिविजिबल है, इंटरचेंजेबल है। साथ ही साथ इन्होंने कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल भी मानी है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल देखो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसी को लेकर के हम लोग आगे देखेंगे कि जब तक तो आपका जो क्वांटिटी ऑफ मनी जब तक है जब तक अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है ना तब तक तो आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही रिसोर्सेज पूरी एम्प्लॉयड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है तो यहाँ पर आउटपुट फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी चीज़ को हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। इफेक्टिव डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन सो एज लॉन्ग देयर आर एनी अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज। यानी जो इफेक्टिव डिमांड होती है और जो आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी है वो सेम प्रोपोर्शन में तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक चीज़ें अनएम्प्लॉयड है, यानी रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड है। देखो दो कंडीशंस इन्होंने रखी है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि पहली जब तक रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड है, दूसरी जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका है रिसोर्सेज का तब क्या इम्पैक्ट होगा। देखो इस फिगर से या इस आपका ये जो रिलेशनशिप है यहाँ से हम लोग समझते हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है यहाँ पर M, ये जब भी किसी इकोनॉमी में इंक्रीज हो रही है तो उससे R यानी इन्होंने नया एक चीज़ इंट्रोड्यूस की अपनी थ्योरी में, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको अभी तक जो है वो क्लासिकल्स इग्नोर कर रहे थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट को इतना इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे थे, मगर जो कीन्स है इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंट माना है। इन्होंने बोला है कि जब जब आपका क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी किसी भी इकोनॉमी में, सबसे पहले उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा।
चीज़ों का आपकी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा। अब आपको पता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता है तो हमेशा इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ती ही है। इसको हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल आई से। जब जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी इकोनॉमी में कम होगा वैसे वैसे उस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगी, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है तो सबसे पहले देखो ये पार्ट अलग है, ये पार्ट आपका फर्स्ट कंडीशन का है और ये पार्ट आपका सेकंड कंडीशन का। जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, आपका आउटपुट भी बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर क्यू जो है ये आपका बढ़ जाएगा धीरे धीरे। पहले क्या है, रिसोर्सेज अभी अनएम्प्लॉयड है तो आपने ये क्वांटिटी ऑफ मनी को बढ़ाया इकोनॉमी में, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, उससे क्या होगा आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। आउटपुट कुछ समय तक के लिए बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कॉस्ट भी आपकी जो है वो भी बढ़ती रहेगी, लेकिन फिर जब रिसोर्सेज पूरी एम्प्लॉयड हो जाएगी उसके बाद आउटपुट तो आप बढ़ा नहीं सकते हो, उसके बाद क्या होगा आपकी प्राइसेस बढ़ने लगेंगी। तो आप एक तरीके से इनका रिलेशन देखोगे तो वो क्वांटिटी थ्योरी की ही तरह है, यानी मनी सप्लाई बढ़ी तो अल्टीमेटली आपके प्राइसेस बढ़ गए। मगर इन्होंने जो रिलेशन दिया वो एक तरीके का इनडायरेक्ट रिलेशन है। जो आपके फिशर थे या जो दूसरे थिंकर्स थे उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि यार मनी सप्लाई बढ़ाओगे प्राइस बढ़ जाएगा, इन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया। इन्होंने पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझाया है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कैसे इन्वेस्टमेंट से आपका आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट से आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट से आपका प्राइस लेवल में इंक्रीज आएगा। जो चीज़ मैंने अभी तक डिस्कस की है सेम को हम लोग ग्राफ्स की मदद से भी समझेंगे। देखो सबसे पहले क्या है कि क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज कर रही है, आपकी यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज कर रही है। सबसे पहले इम्पैक्ट किस पे आएगा, आउटपुट पर आएगा, डायरेक्ट प्राइस नहीं बढ़ जाएगा। ये नहीं कि आपकी जब तक आपकी जो सोसाइटी है, आपकी जो इकोनॉमी है उसमें अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज है या अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तब तक क्या है, अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज है जब तक इकोनॉमी में, तब तक क्या होगा आपका आउटपुट बढ़ता रहेगा विद द इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन QF क्या है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट है या फिर ऐसा पॉइंट जहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो फुली एम्प्लॉय होगी। इसके आगे आउटपुट आपका बढ़ेगा नहीं, ये आपका बिल्कुल फ्लैट ऊपर जाने लगेगा। इस कर्व की मदद से इन्होंने दिखाया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन्होंने अज्यूम किया था कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि आउटपुट आपका एक पर्टिकुलर जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है तब तक ही बढ़ सकता है, उसके बाद आपका कितना भी आप पैसा लगा दो। आप खुद सोचो अगर आप कितना भी पैसा बढ़ा दो, आपकी रिसोर्सेज सारी लग गई है तो आउटपुट क्या आपका बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। तो आउटपुट में चेंज नहीं होगा इस पॉइंट के बाद, क्योंकि ये पॉइंट है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी ये QF जो पॉइंट है यहाँ पर रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉय हो चुकी है। सेम चीज़ इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो ये आपका क्वांटिटी ऑफ मनी या जो अमाउंट ऑफ मनी है M, जब तक M है तब तक क्या है, क्योंकि आउटपुट आपका बढ़ रहा था तो यहाँ पर प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, प्राइस एक स्ट्रेट लाइन की तरह है। लेकिन जैसे ही आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो M से ऊपर जाने लगेगी तो आपका ये जो प्राइस कर्व है ये भी धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा। यानी अब जो है QF जो लेवल ऑफ आउटपुट था उसके बाद में भी अगर आप क्वांटिटी ऑफ मनी को बढ़ाते हो, M से भी अगर आप ऊपर जाते हो तो यहाँ पर आपका प्राइस बढ़ने लगेगा। यही चीज़ कीन्स ने एक्सप्लेन करी है कि पहले क्या होता है, आउटपुट बढ़ता है, उसके बाद में जब रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉय हो जाती हैं उसके बाद में आपका जो है प्राइस लेवल्स में चेंजेस आते हैं। देखो कीन्स की थ्योरी क्यों सुपीरियर है, सबसे पहले इन्होंने मॉनेटरी थ्योरी और वैल्यू थ्योरी दोनों को ही इंटीग्रेट किया, जबकि जो आपकी क्लासिकल्स थे वो मॉनेटरी थ्योरी पर ज़्यादा बिलीव करते थे या उसे ज़्यादा अटेंशन देते थे। कीन्स अनलाइक क्लासिकल्स बिलीव दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ अ रेयर कंडीशन। क्लासिकल्स की तरह इन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट को एक जनरल कंडीशन नहीं मानी थी, इस वजह से ये सुपीरियर थ्योरी है और जनरली इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होती भी नहीं है या हो नहीं पाती है। कीनीशियन थ्योरी हैज़ बेटर पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। बेटर पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्यों, क्योंकि ये इस चीज़ को दिखाता है कि एक सर्टेन लेवल तक अगर किसी इकोनॉमी में आप कह सकते हो मनी सप्लाई बढ़ भी रही है ना तो उससे इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो होता क्या है कि आउटपुट बढ़ा करके आप एक तरीके से उस सप्लाई के लिए खुद डिमांड को जनरेट कर देते हो और ओवरऑल सब बैलेंस रहता है। प्रॉब्लम कब आती है, जब सारी रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हो जाए तब प्राइसेस आपकी बढ़ती है। प्राइसेस के बढ़ने का मतलब ही क्या होता है, इन्फ्लेशन होना। तो आप किसी इकोनॉमी में तभी ये चीज़ बोल सकते हो कि इन्फ्लेशन हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा मॉनेटरी प्रॉब्लम है, प्राइसेस बहुत हाई हो रहे हैं, जब तक आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ना रीच हो जाए। तो ये आपका थोड़ा बेटर लगता है पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए।
कीन्स पेड अटेंशन टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट्स रोल। इससे पहले तक क्लासिकल्स ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया था, जबकि कीन्स ने इसको इम्पोर्टेंस दी है। देखो अब इनका हम लोग कुछ क्रिटिसिज्म भी देखेंगे। डायरेक्ट रिलेशन, इन्होंने क्या किया है कि जो आपका जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है या क्वांटिटी ऑफ मनी, इसको बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं प्राइसेस के साथ बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन में रख दिया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। स्टेबल डिमांड फॉर मनी, स्टेबल डिमांड फॉर मनी, देखो ये क्या है, ये इनका फ्रीडमैन ने एक बहुत ही अच्छा इनका आप कह सकते हैं क्रिटिसिज्म किया था कि इन्होंने बोला था कि जैसे आपका कीन्स कहते हैं कि जो मॉनेटरी चेंजेस है वो ज़्यादातर डिमांड फॉर मनी की वजह से या जैसे जैसे इकोनॉमी में इफेक्टिव डिमांड जो है वो बढ़ रही है, ये उसी तरीके से आपकी जैसे सप्लाई बढ़ी वैसे ही आपकी डिमांड भी बढ़ गई, तो इस तरीके से। लेकिन फ्रीडमैन ने जो है उन्होंने अपनी स्टडी से दिखाया कि जो डिमांड फॉर मनी है किसी इकोनॉमी में वो ज़्यादातर स्टेबल रहती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपकी सप्लाई के साथ ही बढ़ जा रही है, तो उसको इन्होंने यहाँ पर स्टेबल माना है। नेचर ऑफ मनी, कीन्स जो है ये सही नेचर को भी नहीं पहचान पाए। कैसे? क्योंकि ये जो है ये बॉन्ड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे, या बॉन्ड्स के लिए मनी को एक्सचेंज किया जा सकता है, जबकि उसके और भी फंक्शंस होते हैं, मनी के और भी चीज़ें, मनी को बहुत सारी चीज़ों के लिए आप एक्सचेंज कर सकते हो, जैसे बॉन्ड्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए, फिजिकल एसेट, आप घर के बदले में पैसा देते हो या कुछ कार खरीद रहे हो उसके बदले में पैसा, तो उन सब चीज़ों को इन्होंने इग्नोर कर दिया था या उसे ये ठीक से नहीं स्टडी कर पाए। इफेक्ट ऑफ मनी, सिंस कीन्स रोट फॉर अ डिप्रेशन पीरियड, दिस लेड हिम टू कंक्लूड दैट मनी हैड अ लिटिल इफेक्ट ऑन इनकम, जबकि ऐसा नहीं है। आपका इन्होंने जब ये थ्योरी लिखी थी तब तो डिप्रेशन चल रहा था, आपको पता है द ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे इन्होंने अपना कई सारी थ्योरीज दी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जो इम्पैक्ट होता है मनी का इनकम पर वो बहुत ही कम हो या बहुत ही लो हो, ऐसा नहीं है। इनकम पर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है किसका? मनी सप्लाई का। सो दिस वाज ऑल अबाउट कीन्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको इस टॉपिक के नोट्स जो हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।